Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry and my today's topic is isomerism. Isomerism क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखेंगे. This is a phenomena. ये एक phenomena है by which compounds having same molecular formula, उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, शो डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. यानी कि दो ऐसे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, तो वो फिनोमिना क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म. और ये कंपाउंड्स या ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स. जैसे आपने लिया C4H10 एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल ये भी क्या है? C4H10. तो देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे आप क्लोरीन से रिएक्शन कराओ, ब्रोमीन से रिएक्शन कराओ, इनको बर्न करो तो आपको देखेंगे आप डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे. सिमिलरली लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप इसका मेल्टिंग पॉइंट, आप इनका बॉइलिंग पॉइंट ये चेक करेंगे तो वो भी दोनों का क्या होगा? डिफरेंट होगा. तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ये दोनों कहलाते हैं आइसोमर्स और ये फिनोमिना कहलाता है आइसोमेरिज्म. तो ये जो आइसोमेरिज्म है हम अपने सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, 4 टाइप की होती है. एक आप पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा आप पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा आप पढ़ेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म और फोर्थ आप पढ़ेंगे मेटामेरिज्म. ये हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना पढ़ेंगे. तो देखो चेन आइसोमेरिज्म में आपने ये 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन बना दी एक के साथ एक. तो पहला कार्बन 4th कार्बन से दूर है, बीच में 2 कार्बन और हैं और दोनों टर्मिनल पे 3-3 हाइड्रोजन है और दोनों मिडिल पे 2-2 हाइड्रोजन है. तो क्या फॉर्मूला हुआ? C4H10. और इसका दूसरा जो मॉलिक्यूल था उसमें मैं ऐसे बना दूं 4 की चेन, 3 एक चेन में एक ब्रांचिंग कर दूं तो आप क्या देखेंगे? CH3, CH3, CH3 और CH. तो अभी भी ये C4H10 है लेकिन चेन लेंथ डिफरेंट है, यहाँ 4 की है, यहाँ 3 की है. तो इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, प्रॉपर्टीज सब क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं. इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? चेन आइसोमर्स. इसी तरीके से आप 5 कार्बन की चेन में भी देख सकते हैं कि आपने ये 5 कार्बन की चेन एक स्ट्रेट चेन ले ली, इसका नाम है एन पेंटेन. सिमिलरली जब 4 कार्बन की चेन स्ट्रेट थी तो उसका नाम था एन ब्यूटेन. इसका ब्रांचिंग वाली 4 कार्बन की चेन का नाम है आइसोब्यूटेन. और अगर इसमें 5 कार्बन है तो इसका नाम है आइसोपेंटेन. दिस इज एन पेंटेन, दिस इज आइसोपेंटेन. इसका फॉर्मूला है C5H12, इसका फॉर्मूला है C5H12. और इससे एक चेन और भी बन सकती है. कैसे? कि आप डबल ब्रांचिंग कर दो. ये देखो अब यहाँ चारों पे 3-3 हाइड्रोजन होंगी और मिडिल कार्बन पे एक भी नहीं होगी. तो इसका फॉर्मूला भी C5H12 है, इसका नाम है नियोपेंटेन. तो ये थे चेन आइसोमर, जबकि चेन लेंथ डिफरेंट हो रही है. 5 की चेन, 4 की स्ट्रेट चेन और यहाँ पे 3 की स्ट्रेट चेन है. तो इन्हें हम चेन आइसोमर्स कहते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज पोजीशन आइसोमेरिज्म. इसमें पोजीशन ऑफ ग्रुप्स विल बी डिफरेंट. जैसे आपने एक कंपाउंड लिया C4H10O. देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O है. आपने इससे एक OH ग्रुप लगा दिया, CH2, 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 CH3. इसका नाम होता है 1-ब्यूटेनॉल. मीन्स 1 पे प्रेजेंट है ऑल ग्रुप. लेकिन इसी में
CH3, CH2, CHOH और CH3 ले ले। तो देखो चेन तो अब भी 4 की ही है, लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप 1 की जगह कितने पे आ गया, 2 पे आ गया। तो हम इसे कहते हैं 2-ब्यूटेनॉल। अच्छा, हम पेंटेन की चेन में भी बना सकते थे कि यहाँ 5 की चेन रखते तो 1 पेंटेनॉल, फिर यहाँ पे भी रखते तो 2 पेंटेनॉल। उसमें एक और ऑप्शन हो जाता कि 3 पे भी OH आ सकता था, तो वो हो जाता आपका 3 पेंटेनॉल। आपने OH लिया, इसकी जगह आप क्लोरो ग्रुप ले सकते थे यहाँ पे, तो आप लिखते 1 क्लोरोब्यूटेन, और यहाँ पे लिखते तो इसका नाम हो जाता 2 क्लोरोब्यूटेन। तो जब पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाती है तो हम उसे कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स, और ये फिनोमिना पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी सेम होगा। जैसे अभी मैंने लिखा था C4H10O, तो इससे मैंने आपको 1 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल बना के दिखाए थे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे हम एल्कोहल और ईथर 2 अलग अलग चीजें बना सकते हैं। जैसे आपने लिया CH3, CH2, CH2OH, तो देखो इसमें O की पोजीशन कहाँ है, बिल्कुल टर्मिनल नंबर 1 पे। लेकिन अगर मैं ऐसे लगा दूं, O को बीच में लेके आ जाऊं, तो अभी भी इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, C4H10O, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, डिफरेंट। ये अल्कोहल है, ये ईथर है। इसी तरीके से हम कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। ये देखो ये एल्डिहाइड है, मैंने यहाँ H8 कर दिया, तो अब C4H8O ये आपका एल्डिहाइड है। लेकिन इससे मैं पोजीशन चेंज कर रही हूं, देखो, और फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो गया। ये हो गया एल्डिहाइड और ये आपका हो गया कीटोन। तो ये ब्यूटेनॉल और ये ब्यूटेनॉन। तो जब ऐसे पेयर में एल्डिहाइड की कीटोन के साथ, अल्कोहल की ईथर के साथ, तो इस आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसके बाद लास्ट में हम देखते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में आप ध्यान दो कि मैंने लिया C4H10O ईथर। ये केवल उन्हीं कंपाउंड्स में मिलेगी आपको जहां पे फंक्शनल ग्रुप 2 चेन के बीच में आता है। जैसे ईथर, ईथर में आपने एक ये कंपाउंड बनाया, और इसमें एक खास बात है कि इसके दोनों साइड कार्बन होना मस्ट है, इधर भी और इधर भी। तो इसमें एक कार्बन इधर है, 3 इधर है, 1 और 3 अलग अलग हैं, और इसका फॉर्मूला C4H10O है। नेक्स्ट मैं इसी से ये भी तो बना सकती हूँ कि 2 इधर और 2 इधर। तो अब इसका नाम क्या है, ये मिथॉक्सी प्रोपेन था, ये इथॉक्सी इथेन, तो नाम बदल गया, फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन मेटामेरिज्म मतलब जो बीच में आता था उसके इधर और इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम की चेन वो डिफरेंट हो गई, तो इसको हम कहते हैं मेटामर्स। इन दोनों को मेटामर्स कहते हैं, और ये फिनोमिना कहलाता है मेटामेरिज्म। नाउ वी विल सी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डिफाइंड एज टेंडेंसी of an atom to attract shared pair of electrons in gaseous bonded state is called electron नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है कि कोई एक एटम बॉन्डेड स्टेट में है, यानी कि उसने किसी के साथ बॉन्ड बना रखा है। ये एक एटम ए है, इसने किसी दूसरे एटम के साथ ऑलरेडी बॉन्ड बना रखा है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रखी है। तो दिस वन पेयर इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर। इसको हम शेयर्ड पेयर कहते हैं।
और ये मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में होना चाहिए, सॉलिड या लिक्विड में नहीं। मीन्स ये मॉलिक्यूल अपने आप में कौन सी स्टेट में हो, गैसियस स्टेट में हो। अब आप देखो, ए चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसका है शेयरिंग में, एक इसका है, तो ये पेयर मेरे पास आ जाए, और बी चाहेगा कि ये पेयर मेरे पास आ जाए। तो दोनों इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जितनी पावर से, जितनी टेंडेंसी से ये अट्रैक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? ध्यान दो, इसके जो फैक्टर्स हैं वो हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फर्स्ट, साइज ऑफ एटम। जैसे साइज छोटा होगा, देखो एक तो ये एटम ए के साथ शेयरिंग करे, और एक ये वाला एटम ए के साथ शेयरिंग करे। तो अब क्योंकि इसका न्यूक्लियस इसके ज्यादा क्लोज है, इसका न्यूक्लियस इस पेयर के दूर है, इस पे प्लस होता है न्यूक्लियस पे, इन पे माइनस है, तो इसका न्यूक्लियस जो छोटा है उसकी नेगेटिविटी ज्यादा होती है, और जो बड़ा होता है एटम उसकी नेगेटिविटी कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/साइज। साइज जितना बड़ा होगा एटम का, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। सेकेंड फैक्टर होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, या हम इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, कि अगर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये है इसके ऊपर एक तो न्यूट्रल है, और दूसरी बार क्या है, इसके ऊपर +1 है। तो जब सपोज यहाँ +1 है, यहाँ +2 है, तो जब +2 है तो डेफिनेटली 2 और इस माइनस के इलेक्ट्रॉन में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और इसके अंदर क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, नेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है। अब हम कुछ एलिमेंट्स की नेगेटिविटी को देखते हैं कि उनकी नेगेटिविटी कितनी है। पीरियोडिक टेबल में हम ध्यान दें तो सबसे पहले यहाँ हाइड्रोजन होता है, इसके साथ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, हीलियम। ये आपका फर्स्ट पीरियड होता है जिसमें 2 एलिमेंट होते हैं, ये आपका सेकंड पीरियड होता है, और ये आपका होता है थर्ड पीरियड। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसके नीचे आता है पोटेशियम, कैल्शियम। तो आपको 20 एलिमेंट्स तक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अच्छे से याद रखना है। नाउ वी सी वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फॉर सम एटम्स या सम एलिमेंट्स। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, और ये पोटेशियम, कैल्शियम। तो देखो हाइड्रोजन की आर्बिट्रेरी वैल्यूज एज्यूम की हुई वैल्यू है 2.1। अब हम देखते हैं बाकी एलिमेंट्स की कितनी है। लिथियम की होती है 1.0, और जब हम लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में जाते हैं साइज डिक्रीज होता है। ऐसे लेफ्ट टू राइट जब साइज डिक्रीज होगा तो मैंने आपको बताया नेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो आप 0.5 वैल्यू इंक्रीज करते जाओ। तो बेरिलियम की होती है 1.5, बोरोन की 2.0, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3.0, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4 होती है, और हीलियम, नियोन, आर्गन की वैल्यू कुछ भी नहीं होती, 0 होती है। वाई? क्योंकि ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, शेयरिंग नहीं करते, तो हमें नहीं पता कि शेयर्ड पेयर को किस टेंडेंसी से अट्रैक्ट करेंगे, तो वी एज्यूम कि इनकी वैल्यू 0 है। पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है नेगेटिविटी की
वो होती है फ्लोरीन की 4.0। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी नेगेटिविटी 4 से ज्यादा हो। नेक्स्ट, क्योंकि हम ग्रुप पे जब टॉप टू डाउन आते हैं तो साइज अगर इसका इतना बड़ा है तो इसका और बड़ा होता है, इसका और, तो साइज के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इसकी 1 है तो सोडियम की होती है 0.9, इससे कम होती है। पोटेशियम की होती है 0.8। फिर ऐसे जो सबसे नीचे एलिमेंट है सीजियम, उसकी होती है 0.7। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम नेगेटिविटी सीजियम की होती है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। नेक्स्ट, अब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो देखो 0.9 है, 0.9। अब आप इसमें 0.3 ऐड करिए, जैसे आपने ऊपर 0.5 ऐड किया था तो हम 0.3 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1.2, 1.5, 1.8 और ये 2.1। फास्फोरस की 2.1 के बाद अब आपने 0.4 ऐड करना है और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.5। और अब क्लोरीन के केस में आप 0.5 ऐड करिए तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 3.0। तो ध्यान दीजिए, इसका 1.2 थी तो अब कैल्शियम की क्या होगी, इससे कम होगी और इससे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये ऑलमोस्ट होती है 1.0 के पास। और क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे हैं, हमारा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है, तो अब आप ये बताओ कार्बन की कितनी है, 2.5। तो ये आपको वैल्यूज हमेशा याद रखनी है। अच्छा, अब आप बताइए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की यूनिट्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की क्या कोई यूनिट होती है? नो। ये क्या है, यूनिटलेस, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई? क्योंकि ये एक रिलेटिव टेंडेंसी है। इसमें हमने हाइड्रोजन की नेगेटिविटी को 2.1 एज्यूम कर लिया और इसके साथ सारे एलिमेंट्स का, हाइड्रोजन के साथ A का, B का, C का, सारे एटम्स का बॉन्ड बनाया। अगर जो शेयर्ड पेयर है वो हाइड्रोजन और उसके ठीक सेंटर में रहता है, इट मीन्स दोनों उसको इक्वल टेंडेंसी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसकी 2.1 है तो इसकी भी 2.1 होगी। पर सपोज वो पेयर हाइड्रोजन के पास चला गया, इट मीन्स हाइड्रोजन ने उसको ज्यादा पावर से अपने पास अट्रैक्ट किया, वो जो बी एटम है उसने कम किया, तो इसकी नेगेटिविटी क्या होने वाली है, लेस देन 2.1। और जिसकी अगर पेयर इधर आ जाता तो इट मीन्स इसकी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो हम कहेंगे 2.1, ग्रेटर देन 2.1। तो इस तरीके से ये जितनी भी वैल्यूज लिखी गई हैं ये सब हाइड्रोजन के कंपैरिजन में लिखी गई हैं। और जब हम कंपैरिजन करते हैं दो टेंडेंसी का तो हम कोई यूनिट नहीं लिखते, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यूनिटलेस या डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। नाउ वी सी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, कि कार्बन एटम कितने टाइप के होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ये 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंड सेकेंडरी, थर्ड टर्शरी एंड फोर्थ क्वाटरनरी। क्या होते हैं प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन या क्वाटरनरी कार्बन? हम इसको 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं, इसे 2 डिग्री भी कहते हैं, इसे 3 और इसको 4 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। अब प्राइमरी कार्बन क्या होंगे कि ऐसा कार्बन, आप जानते हैं कार्बन की 4 वैलेंसी जिसके चारों साइड हाइड्रोजन है, तो ये 1 डिग्री होगा। और अगर 3 साइड हाइड्रोजन और 1 साइड कार्बन है तो अभी भी ये 1 डिग्री कार्बन ही होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, 0 साइड या 1 साइड क्या हो, कार्बन हो, तो हम उसे प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। सेकेंडरी कार्बन क्या होगा, जब इस कार्बन के इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है,
मीन्स 4 में से 2 वैलेंसी कार्बन से ही सेटिस्फाइड हो और 2 साइड क्या हो, हाइड्रोजन हो, तो उसको हम कहते हैं 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन। मीन्स 2 वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड हो, कार्बन से सेटिस्फाइड हो। अब आता है 3 डिग्री। 3 डिग्री में ऐसा कार्बन जिसके 3 साइड कार्बन हो। देखो ये कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी, एक साइड क्या है, हाइड्रोजन है। तो जिसके 3 साइड कार्बन होता है उसे हम 3 डिग्री या टर्शरी कार्बन कहते हैं। तो बताइए क्वाटरनरी कार्बन क्या होगा? ऐसा कार्बन जिसके ऑल 4 साइड कार्बन हो, चारों वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड हो, कार्बन से सेटिस्फाइड हो। तो जिसके 4 साइड कार्बन होता है उसे हम कहते हैं क्वाटरनरी या 4 डिग्री कार्बन। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ड्रॉ करते हैं और आपको बताना है इसमें कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है, या इसमें कोई क्वाटरनरी कार्बन है। ध्यान दो, हम मेंशन करेंगे, साथ साथ लिखते जाएंगे। इस कार्बन के एक साइड कार्बन है 1 डिग्री, इसके 2 साइड कार्बन है 2 डिग्री, इसके 3 साइड कार्बन है 3 डिग्री। अच्छा, इसके 2 साइड कार्बन है 2 डिग्री। इस कार्बन की बात करो तो इसके चारों साइड कार्बन है, तो ये हो जाएगा आपका 4 डिग्री या क्वाटरनरी। फिर ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। लेकिन व्हाट अबाउट दिस कार्बन 1 2 3, तो ये आपका हो जाएगा 3 डिग्री, ये 1 डिग्री। फिर ये क्योंकि इसके 1 2 3 है तो ये इसके भी क्या होगा 3 डिग्री कार्बन है ये, लेकिन ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। अच्छा, हम इसकी बात करें तो ये 4 डिग्री कार्बन है, लेकिन ये तीनों कार्बन 1 1 एंड 1 डिग्री कार्बन होंगे। अब हम एक एग्जाम्पल और करेंगे इसका। मैंने इसमें अनसैचुरेशन भी डाल दिया, जैसे ये एग्जाम्पल ले रही हूं मैं। अब क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे कार्बन बनाए हैं तो थोड़ी सी तो हमारी एक्सरसाइज होने वाली है। इसमें ध्यान दो, सबसे पहले ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है 1। बट अबाउट सेकेंड, इसकी 2 वैलेंसी इधर और 1 वैलेंसी इधर, टोटल 3 वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड हैं, तो दिस वन विल बी 3 डिग्री। अच्छा, अब इस कार्बन की बात करें तो 2 वैलेंसी इधर, 1 इधर 1 इधर, तो ये होगा आपका 4 डिग्री कार्बन। सिमिलरली ये कार्बन 3 वैलेंसी कार्बन से, 1 वैलेंसी इधर कार्बन से, तो ये भी आपका 4 डिग्री, और ये कार्बन भी आपका 4 डिग्री होगा, लेकिन ये कार्बन आपका 3 डिग्री होगा। 3 डिग्री, दिस वन विल बी 1 डिग्री। अच्छा, अब हम इस चेन में बात करें तो ये आपका 2 डिग्री होने वाला है क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी है, लेकिन नेक्स्ट कार्बन इसकी 2 इधर 2 इधर, तो ये आपका हो जाएगा 4 डिग्री क्वाटरनरी कार्बन। अच्छा, ये भी क्या होगा क्वाटरनरी कार्बन, 2 3 4, तो ये क्वाटरनरी। लेकिन इस कार्बन की बात करें तो ओनली 2 डिग्री 1 2, तो ये 2 डिग्री। अच्छा, इस कार्बन की बात करें तो क्वाटरनरी। अच्छा, ये भी क्या होगा क्वाटरनरी, लेकिन ये कार्बन 2 डिग्री। अच्छा, इस कार्बन को देखें तो क्वाटरनरी 4 डिग्री, ये 1 डिग्री 1 डिग्री, और ये वाला 3 डिग्री, लेकिन ये अगेन 4 डिग्री और ये 2 डिग्री। तो इस तरीके से हम कार्बन को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम एक साइक्लिक एग्जांपल भी लेके देखते हैं। देखिए, मैंने लिया ये केस लिया। अब इसमें ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऑल आर 2 डिग्री, लेकिन ये
डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सी। अब बात करो इस कार्बन की 2 वैलेंसी इधर, एक इधर, इसकी एक इधर, 2 इधर, सबकी 3 वैलेंसी कार्बन से है, तो हम इसको बोलेंगे ऑल आर 3 डिग्री। अब अगर हम एक और एग्जांपल दें बेंजीन का, तो क्या आप उसमें बता सकते हैं? ये देखिए, ये आपका CH था, यहां भी CH, ये भी, तो सारे कार्बन आपके 3 डिग्री होंगे, क्योंकि हर कार्बन ने 2 और 1 तीन आगे वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड कर रखी है, तो ऑल आर 3 डिग्री। लेकिन अगर इसमें एक हाइड्रोजन हटा के मिथाइल लगा दिया जाए, तो अब ये मिथाइल आपका 1 डिग्री कार्बन होगा। तो अब हम देखते हैं कोल और पेट्रोलियम कैसे बने। देखो, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले भी अर्थ थी, अर्थ के ऊपर जो प्लांट्स थे, सपोज कभी वोल्केनो या अर्थक्वेक आया और बहुत सारे प्लांट्स नीचे दब गए, अर्थ के नीचे दब गए और ऊपर क्या आ गई, वापिस अर्थ आ गई। तो अब प्लांट्स में बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और ये प्लांट्स हाइड्रोकार्बन वाले धीरे 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 ऑक्सीडाइज्ड होते रहते हैं, डिके होता रहता है इनका, और डिके होके जो इनके अंदर हाइड्रोजन है वो H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। अगर प्लांट्स में कहीं नाइट्रोजन है तो वो N2 की फॉर्म में बाहर निकल जाती है, और अल्टीमेट लास्ट में आपके पास यहाँ पे क्या बचता है, ओनली कार्बन। अब वो कार्बन 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 इकट्ठे होके क्या बना देते हैं, कोल बना देते हैं। तो इसीलिए आप देखते हो कि कोल जो है जमीन के नीचे से माइनिंग करके निकाला जाता है। पेट्रोलियम कैसे बनता है कि जब हमारी धरती के, ये अगर सी का पार्ट है, कौन सा पार्ट है ये, सी, समुद्र के नीचे भी क्या होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, और ये प्लांट्स भी कभी तो उनकी भी डेथ होती है, वो डाई होते हैं। जब वो डेड हो जाते हैं तो वो सारे नीचे गिरते रहते हैं। कोई यहाँ पे है तो वो भी डेड होके नीचे गिरेगा, यहाँ पे है तो वो भी डेड होके नीचे आएगा। तो सी के अंदर नीचे क्या होता है, बहुत सारे डेड प्लांट बॉडीज नीचे आ जाती हैं, और क्योंकि सी में सॉल्ट भी होता है तो इनके ऊपर सॉल्ट भी जमा होता रहता है धीरे धीरे धीरे। अच्छा, जरूरी तो नहीं कि जो सी का बेस है नीचे वो बिल्कुल ऐसे प्लेन ही हो, कभी कभी उसके अंदर भी नीचे इस तरह के पिट्स हो सकते हैं, तो वहां पे सारे ये इकट्ठे हो जाते हैं। और ऊपर कभी सॉल्ट की लेयर जम गई तो ऊपर से तो स्टोन बन जाता है, लेकिन नीचे प्लांट्स की डेड बॉडी होती है और उनके ऊपर बैक्टीरिया अटैक करते हैं, उसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन उसको कंज्यूम कर लेते हैं, वो सिर्फ क्या बचता है, कार्बन। लेकिन पूरा अगर हाइड्रोजन कंप्लीट नहीं हुआ तो हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, और वो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो अगर मीथेन भी हो सकती है, इथेन भी, प्रोपेन भी, ब्यूटेन भी, तो यहाँ पे धीरे धीरे ये आपस में इंटरकनेक्ट होती जाती हैं। ये सारी जो सीप्स हैं ये सीप कर करके एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाती हैं। ऊपर क्या होता है, सारा सॉल्ट का लेयर बन जाती है और नीचे इनका एक नेटवर्क पूरा बन जाता है, जिसमें हाइड्रोकार्बन गैसेस और हाइड्रोकार्बन लिक्विड्स, हाइड्रोकार्बन सॉलिड्स भी इसके नीचे ही सारे एक्यूमुलेट होते जाते हैं। और जब इन्हें पंपिंग करके बाहर निकाला जाता है तो पहले गैसेस बाहर आती हैं, फिर लिक्विड बाहर आते हैं, फिर उनमें से सॉलिड बाहर आते हैं, सेमी सॉलिड आते हैं। क्योंकि आप जानते हो कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 5 तक के कंपाउंड मीथेन है, मतलब एल्केन्स हैं, एल्कीन्स हैं, एल्काइंस हैं, वो सब क्या होते हैं, गैस। 5 से लेके 11 तक क्या होते हैं, लिक्विड, और उसके नीचे वाले कंपाउंड्स हमेशा सॉलिड होते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये सारा कंपाउंड्स एक साथ बाहर निकलते हैं, फिर हम इन्हें रिफाइनरी करके इनकी अलग अलग डिस्टिलरी से हम अलग अलग कर लेते हैं, एल्केन्स को अलग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें लिक्विड को अलग कर लेते हैं, लिक्विड का भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि हम कोल को भी और इसको पेट्रोलियम को भी एक ही नाम देते हैं, दैट इज फॉसिल फ्यूल्स। अब आप समझ गए हम इन्हें फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि फॉसिल्स
से बने हैं। अब यहाँ पे कोल जो है वो प्लांट्स के फॉसिल भी हो सकते हैं उसमें, और जब अर्थक्वेक या वोल्केनो आया तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जैसे कोई एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सब भी तो उस ट्रेजेडी में नीचे चले जाते हैं। तो उन सब की डेड बॉडी से भी अल्टीमेटली कोल ही बनता है। तो कोल एनिमल कोल भी हो सकता है, वेजिटेबल कोल भी हो सकता है, और ऐसे यहाँ पे ये जो मिलेंगे ये आपको क्या मिलेंगे, सारा फॉसिल फ्यूल्स ही होंगे। तो हम इनको जॉइंटली फॉसिल फ्यूल कहते हैं। थैंक यू।